चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और हमारे ताज़ा वीडियो सबसे पहले देखने के लिए बेल आइकन को दबाएं। ये है टेली प्राइम 4 रिलीज 4 है ना। टेली प्राइम रिलीज 4 है। इसमें टेली प्राइम के किसी भी रिलीज में जब आप कंपनी क्रिएट करोगे तो ये स्क्रीन बाय डिफ़ॉल्ट आती है। ये कुछ बेसिक सेटिंग से रिलेटेड है, आपको बेसिक कोई चेंजेस करने हैं तो आप यहाँ चेंज कर सकते हो। लेकिन अगर आप टेली ERP में ये काम करोगे तो आपको ये वाली स्क्रीन F11 से आएगी, है ना। ये हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं। अगर आप टेली ERP में काम करोगे तो ये वाली स्क्रीन आएगी F11 F1 से। ये स्क्रीन आती है F11 ERP की बात कर रहा हूँ, यहाँ पे तो बाय डिफ़ॉल्ट आ जाती है F3 से। और ये वाली स्क्रीन आती है F11 देर आफ्टर F2 से। और ये जो पेरोल वाली ऑप्शन है वो यहीं होती है, F11 के अंदर होती है, उसमें ERP में। तो लेकिन प्राइम जब आप काम करोगे तो प्राइम में बाय डिफ़ॉल्ट पहली स्क्रीन आती है, आपको पेरोल इनेबल करना है पेरोल कर लो, TDS इनेबल करना है TDS कर लो। लेकिन GST प्राइम में ऑलरेडी इनेबल आता है। प्राइम में GST इनेबल नहीं करना पड़ता, लेकिन ERP में आपको ERP 9 में GST भी इनेबल करना पड़ता है, क्योंकि ERP 9 पुराना बना हुआ सॉफ्टवेयर है, वो GST को ध्यान में रख के बना हुआ नहीं है। जबकि प्राइम का जन्म ही GST के बाद हुआ। प्राइम बनाया ही GST के लिए, GST को ध्यान में रखते हुए प्राइम बनाया गया। तो प्राइम में बाय डिफ़ॉल्ट GST इनेबल आता है, लेकिन TDS आपको इनेबल करना पड़ेगा, है ना। तो TDS इनेबल करने के लिए ये ऑप्शन है आपके पास टैक्सेशन के अंदर। इस ऑप्शन को पहले आप यस करोगे। ये स्टेप 1 है, अभी मैं आपको स्टेप लिखवा भी दूंगा। आप स्टेप 1 है, सबसे पहले आपको क्या करना है, अपनी कंपनी पे GST लगाना है, ताकि टेली को ये पता लगे इस कंपनी पे GST के प्रोविज़न लगते हैं। क्यों? क्योंकि हम पढ़ के आए हुए हैं, क्या सबको GST 10 नंबर लेना होता है? हाँ जी, क्या सबको 10 नंबर अप्लाई करना होता है पहले दिन से ही? नहीं करना पड़ता। कंपनी और पार्टनरशिप फर्म को पहले दिन से चाहिए होता है, लेकिन अगर कोई इंडिविजुअल, आप हो सकता है ना आप किसी प्रोप्राइटरशिप वाले की अकाउंटिंग कर रहे हो और 10 नंबर इनेबल होगा तो क्या फ़ायदा होगा। तो प्रोप्राइटरशिप वाले को 10 नंबर की अप्लाई कब करना है? जब उसकी टर्नओवर 1 करोड़ हो जाएगी उसके अगले साल से। तो आपको देखना पड़ेगा जिसके आप अकाउंटिंग कर रहे हो उसमें 10 नंबर है या नहीं है। अगर 10 नंबर है तो ऑब्वियसली हम TDS वाला असाइनमेंट कर रहे हैं तो हमें तो ये यस करना ही पड़ेगा। इनेबल टैक्स डिडक्शन एट सोर्स, इस ऑप्शन को यस करो। यहाँ पे आप अपनी कंपनी का 10 नंबर डालोगे। जितने भी 10 नंबर होते हैं ना, उसके जो शुरू के 3 डिजिट होते हैं वो उस स्टेट को रिफ्लेक्ट करता है कि वो कंपनी में 10 नंबर किस स्टेट से अप्लाई हुआ है ना। तो जैसे जो दिल्ली से जितने भी 10 नंबर आएंगे वो DEL से आ रहे होंगे। फिर उसके बाद ये कंपनी का फर्स्ट लेटर, जैसे पैन नंबर में था ना, ये कंपनी का फर्स्ट लेटर है। अब आगे अल्फा न्यूमेरिक, ये 10 नंबर हो गया आपका। यही TCS नंबर भी होता है, दोनों सेम से अप्लाई होता है। 10 नंबर अप्लाई हो गया। आपकी कंपनी का स्टेटस, कंपनी है या इंडिविजुअल और HUF है ना, तो इसका स्टेटस आप लगाओगे। कोई ब्रांच है या नहीं, अगर है तो यस कर दो, नहीं है तो नो कर दो, कोई बड़ी डील नहीं है। अब ये ऑप्शन क्या है, ये ऑप्शन इंपॉर्टेंट है। ये कह रहा है कि आप जब TDS की एंट्री तो अकाउंटेंट कर रहा है, लेकिन जो TDS की रिटर्न भरोगे, TDS की रिटर्न भरने के लिए एक आदमी कंपनी की तरफ से ऑथराइज सिग्नेटरी होता है जो सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी पूरी करता है। तो उसका नाम, उसकी डिटेल यहाँ पे जाएगी। जैसे आप इसे यस करोगे तो GST की तरह यहाँ पे भी एक नई विंडो खुलेगी। ये आ गई। नेम ऑफ द पर्सन, डेजिग्नेशन, डायरेक्टर भी हो सकता है, कोई भी डेजिग्नेशन होता है। कंपनी में इस मिस्टर X की क्या डेजिग्नेशन है, कि कंपनी में जितनी भी TDS की कंप्लायंस होंगी ये किस लिए जाएगी। जब आप TDS की रिटर्न डालोगे तो इसी आदमी की डिटेल डालनी पड़ेगी, इसका नाम, इसका पैन नंबर। डिपार्टमेंट कल को कम्युनिकेट करेगा तो इसी आदमी से करेगा, भाई इस कंपनी में XYZ में मिस्टर X कौन है, ये TDS में डिफ़ॉल्ट हुआ है, ये पेनल्टी आई है, ये लेट फीस है, तो मिस्टर X के कैसे कम्युनिकेट करेगा। नहीं, कंपनी में इतने सारे लोग होते हैं। तो मिस्टर X का पैन नंबर, ये एड्रेस आ गया। ये एड्रेस अभी तो उसने कंपनी वाला उठाया है। मिस्टर X का एड्रेस अपना अलग भी हो सकता है, आप यहाँ पे एड्रेस चेंज कर सकते हो ना, कोई दिक्कत नहीं है। सेम भी हो सकता है, अलग भी हो सकता है। कई लोग घर से ही कंपनी चला रहे होते हैं तो सेम भी हो सकता है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। मिस्टर X का मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी, ये बेसिक इन्फॉर्मेशन है फॉर द पर्सन हु इज़ रिस्पॉन्सिबल टू कंप्लाई ऑल द TDS डिटेल। TDS की सारी कंप्लायंस कौन करेगा, ये बेसिक इन्फॉर्मेशन डाल ली। अब आपको जब TDS की रिटर्न भरोगे तो बार बार पुल आउट नहीं करनी, भी डिटेल यहीं से मिल जाएगी। अब नॉर्मल हो गया सिस्टम। इसके बाद का प्रोसेस, वाउचर एंट्री। जब आप वाउचर एंट्री की स्क्रीन पे आओगे तो आपको अब यहाँ से ना कुछ स्टेप फॉलो करने हैं। स्टेप फॉलो करने का मतलब TDS की अगर टैली में एंट्री करनी है,
चाहे ERP में हो या प्राइम में, दोनों सेम है। TDS एंट्री करने के लिए आपको क्या करना है, स्टेप 1 में अभी आप क्या करके आए हो, कंपनी पे TDS इनेबल करके आए हो, है ना। स्टेप 1 इनेबल, ये साथ साथ नोट कर लेना, बाद में काम करने में याद नहीं रहेगा। तो TDS ऑन कंपनी कैसे करना है, F11 से करना है प्राइम में, और F11 इसके बाद F3 इन ERP9 वाली रिलीज में एक स्टेप आपको F11 के साथ F3 भी करना है, बस ये फ़र्क है इसमें। ये स्टेप 1 है, इससे आप कंपनी पे TDS के प्रोग्राम को ऑन कर दोगे। अब कंपनी टैली को पता है कि इस कंपनी की एंट्रियाँ होंगी तो मुझे TDS के रिलेटेड ऑप्शन पूछनी है। स्टेप 2 वाउचर एंट्री पे जब आप आओगे, अभी मैं सारी एंट्री अज्यूम कर रहा हूँ कि जर्नल की हैं और इस पर किसी पे GST नहीं लगा हुआ, है ना। अभी हम GST को इग्नोर करें, आपके असाइनमेंट में GST है लेकिन हम थोड़ी देर के GST को इग्नोर कर रहे हैं। अभी मैं मान के चल रहा हूँ सारी एंट्रियों पे किसी पे भी GST नहीं लगा हुआ, केवल F7 में जनरल में एंट्री करेंगे। लेकिन जब हम GST वाली एंट्री करेंगे तो फिर हम F9 से एंट्री करेंगे और TDS में भी कटेगा, GST भी कैलकुलेट होगा, TDS भी कैलकुलेट। अभी हम केवल जनरल की एंट्री कर रहे हैं जिसमें GST नहीं लगा रहे हैं। सभी पूरे असाइनमेंट में जितनी एंट्री सब पे इग्नोर करेंगे GST को। लेकिन अगर GST भी होगा तो भी उसमें स्टेप यही फॉलो करने हैं, उसमें कोई फ़र्क नहीं है। बस वहाँ पे एंट्री F9 से होती है, यहाँ पे एंट्री F7 से करेंगे आज हम। बेशक ये खर्चों की एंट्री भी है तो भी हम F9 से करते हैं जब GST और TDS दोनों आता है। अभी तक हम जब एंट्री कर रहे थे तो मैंने आपको बोला था खर्चों की एंट्री, उधार वाले जो खर्चे हैं उनकी एंट्री F7 से करोगे, है ना। लेकिन फिर मैंने आपको बोला था जिस खर्चे पे आपको GST का इनपुट लेना है उसकी एंट्री कैसे करनी है, F9 से ही करनी है ना। GST का अगर इनपुट लेना है तो उसकी एंट्री F9 से करनी है, F7 से नहीं करनी है। सेम चीज़ यहाँ पे एप्लीकेबल है। अगर किसी एक्सपेंस पे TDS भी है और GST भी है तो एंट्री आपको F9 से करनी पड़ेगी। F7 से करोगे तो ऑटोमेटिक GST कैलकुलेट नहीं होगा, TDS तो कैलकुलेट हो जाएगा। TDS तो काट लेगा, GST कैलकुलेट नहीं होता F7 पे, वो F9 से ही होता है। तो अभी हम असाइनमेंट में F7 की एंट्री मान के चल रहे हैं, जर्नल की एंट्री। स्टेप 2 में वाउचर एंट्री आओगे। जब आप स्टेप 2 में जर्नल एंट्री करते हो तो सबसे पहले क्या पूछता है वो, याद करो कौन से स्टेप जर्नल की एंट्री करते हैं, ऊपर क्या आता है। जब F7 की एंट्री करते हो तो ऊपर क्या आता है, डेबिट आता है, क्रेडिट आता है। नितेश ने क्रेडिट बोला, मिथिलेश डेबिट। नहीं, आप तो मिथिलेश हो, आपने तो डेबिट ही बोला है, नितेश ने क्रेडिट बोला है। हाँ जी, F7 में क्या आता है ऊपर। प्रैक्टिस नहीं करोगे तो ऐसा ही होगा। अगर प्रैक्टिस करी होती तो परसों की तरह अड़ रहे होते हैं मेरे साथ। अभी मैं क्रेडिट कर दूंगा तो आधे से ज़्यादा लोग मान जाएंगे, डेबिट कर दूंगा तो भी मान जाएंगे। हाँ सर, हमने तो आपके सहारे ही छोड़ रखी अपनी नैया। डेबिट आता है ऊपर बच्चा, जब F7 करते हो तो नितेश डेबिट आता है, डेबिट। क्लास रेगुलर करो बेटा, क्लास रेगुलर, डेबिट आता है। यानी कि जब आप F7 की एंट्री कर रहे हो, कोई खर्चा बुक कर रहे हो तो पहले खर्चा डेबिट करोगे। तो यहाँ पर आप क्या करोगे, डेबिट में एक्सपेंस का नाम रिकॉर्ड करोगे। ये तो करोगे एक्सपेंस अकाउंट, जो भी एक्सपेंस होगा, रिपेयर, मेंटेनेंस, कंसल्टेंसी फीस, रेंट, इंटरेस्ट, जो भी होगा एक्सपेंस डेबिट करोगे। जब एक्सपेंस डेबिट करोगे, अभी आप क्या कर रहे थे, एक्सपेंस डेबिट कर रहे थे, इसका ग्रुप बनाते थे, यही तो करते थे। इस एक्सपेंस का अकाउंट क्रिएट कर रहे होगे, जो भी एक्सपेंस होगा, रेंट का, इंटरेस्ट का, कमीशन का, और रिपेयर मेंटेनेंस का, प्रोफेशनल फीस का, जो भी खर्चा होगा आप एक्सपेंस अकाउंट डेबिट करोगे। तो एक्सपेंस अकाउंट क्रिएट करते हो, ऑल्ट सी से अकाउंट क्रिएट करा। इसके नीचे आपसे पूछता है अंडर में क्या लिखते हो, ग्रुप में क्या आएगा, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट कुछ भी हो सकता है डिपेंडिंग अपॉन द नेचर ऑफ एक्सपेंसेस। तो डायरेक्ट एक्सपेंस या इनडायरेक्ट एक्सपेंस, उससे कोई फर्क नहीं होता। TDS ऐसा नहीं कहता कि डायरेक्ट एक्सपेंस से TDS नहीं कटेगा, डायरेक्ट पे भी कटता है, इनडायरेक्ट पे भी कटता है। अच्छा, कोई एक ऐसा डायरेक्ट खर्चा बता सकते हो जिस पर TDS कटता है, कोई एक डायरेक्ट एक्सपेंस जिस पर TDS कटता है और वो हमेशा डायरेक्ट है, हमेशा डायरेक्ट है। अच्छा, इंडस्ट्री बदल भी जाएगी तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता। सैलरी जिंदगी में कभी डायरेक्ट नहीं होती। अच्छा सॉरी हैं, क्या कह रहे हो मिथिलेश, गोल्ड वगैरह ये क्या है, डायरेक्ट एक्सपेंसेस। हाँ मतलब एसेट वगैरह। हाँ, एक्सपेंस तो एक्सपेंस ही, डायरेक्ट एक्सपेंस वो, हाँ वेजेज हमेशा डायरेक्ट एक्सपेंस होती है। और लेकिन वेजेज पे TDS नहीं है। वेजेज का TDS तो सैलरी पे जाता है ना, 192 में आता है। और जिन लोगों को, बेचारों को, लेबर क्लास को वेजेज मिलती है, उनकी सैलरी इतनी नहीं होती कि TDS काट लो। अगर कटेगा भी तो वेजेज पे TDS कट भी रहा होगा तो 192 में कटता है। और कौन सा खर्चा है जो डायरेक्ट एक्सपेंस है और जिसमें TDS कटता है, 192 तो हमने पढ़ा नहीं ना अभी, 192 तो अभी पढ़ेंगे बाद में।
एडवर्टाइजमेंट डायरेक्ट नहीं है, हमेशा डायरेक्ट नहीं है। फ्रेट इनवर्ड, कैरेज इनवर्ड, कार्टेज इनवर्ड, हमेशा डायरेक्ट खर्चा है। आप जिस सामान को खरीद के बेच रहे हो उसके लाने का खर्चा, इट इज़ ऑलवेज डायरेक्ट एक्सपेंस। एनी एक्सपेंडिचर इनकर्ड टू ब्रिंग माई गुड्स सेलेबल कंडीशन और पोजीशन, है ना, मेरी गुड्स को सेलेबल कंडीशन और पोजीशन तक लाने के जितने भी खर्चे हैं, सारे खर्चे कैसे होते हैं? डायरेक्ट। उसके अंदर मैन्युफैक्चरिंग भी आती है, उसके अंदर वेजेज भी आती है, उसके अंदर फ्रेट भी आती है। तो फ्रेट इनवर्ड, कार्टेज, माल की ढुलाई का जो किराया है वो मेरा डायरेक्ट एक्सपेंस होता है। और फ्रेट पे टीडीएस कटता नहीं करता? ट्रांसपोर्टेशन चार्जेस पे कटता है ना? कितनी लिमिट है? 35,000। और सेक्शन 194 सी। ठीक ठीक ठीक, बस ऐसे ही जुड़े रहना है। देखो बीच बीच में से रिवीजन करते रहेंगे, चीज़ें याद होती रहेंगी, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है ना। वो ठीक है, अपफ्रंट नहीं याद आएगा, मेरे को भी पता है, लेकिन मैं आपको इसी भरोसे छोड़ दूँ, छोड़ो याद तो आएगा नहीं, पूछूँ भी ना तो आप एक स्टेप और पीछे चले जाओगे, है ना। तो मैं इसलिए आपको बीच बीच में जगाता रहता हूँ, हिला हिला के। तो इनडायरेक्ट एक्सपेंस डाला। अब इसके बाद आप क्या कर रहे थे? इसके बाद आप कुछ नहीं करते थे, कंट्रोल ले करके सेव करके बाहर चले जाते थे, यही तो कर रहे थे। लेकिन अब क्या है? अब तो आपको ध्यान रखना है किस खर्चे पे टीडीएस कटना है और किस पे नहीं कटना। आपको जो भी खर्चा ऐसा होगा जिस पे टीडीएस कटता है तो उस पर टीडीएस अप्लाई करके आना है। किस पार्टी का कटेगा किसका नहीं कटेगा वो बाद में पता लगेगा, उस पार्टी की लिमिट से पता लगेगा। लेकिन अगर कोई भी ऐसा खर्चा है जिस पे टीडीएस कटता है, जितने खर्चे अभी हम पढ़ चुके हैं, 194C वाला, H वाला, J वाला, I वाला, A वाला, जितने भी हम खर्चे पढ़ चुके हैं उनमें अगर टीडीएस कटता है तो आपको देखो, अभी आप ये तो अगर मान लीजिए कौन सा खर्चा, कोई खर्चे का नाम पता है अभी आपको? अभी नहीं पता, है ना। तो आप कैसे कह सकते हो इसकी लिमिट पार होगी या नहीं होगी? नहीं कर सकते ना। लेकिन मान लो मैं यहाँ पे लिख दूँ रेंट, तो जब आप एंट्री में रेंट का लेजर खोलते हो तो रेंट का अमाउंट, लेजर खोलते ना अमाउंट पता है आपको? रेंट एक्सपेंस है, वहाँ पे अमाउंट तो जब मास्टर क्रिएट हो जाएगा उसके बाद अमाउंट डालते हो ना। तो यानी कि जब आप रेंट का अकाउंट खोल रहे हो तो आपको लिख दिया ग्रुप इनडायरेक्ट एक्सपेंस। अब आपको अभी रेंट की लिमिट डाल के आनी पड़ेगी, जो लिमिट हमने पढ़ी है पुराने क्लासों में। अभी आपको डाल के आना पड़ेगा कि रेंट पे टीडीएस कटेगा। कब कटेगा? जब साल का रेंट 20,000 पर मंथ गलत बात है ना। 2,40,000 साल की लिमिट होनी चाहिए। अगर लिमिट 2,40,000 को टीडीएस काटना पड़ेगा तो टैली को बता, देखो टैली को इनकम टैक्स पढ़ना नहीं आता लेकिन उसे नंबर्स रिलेट करने आते हैं। तो टैली को बता के जब आप रेंट अकाउंट खोलोगे, यहाँ पे इनडायरेक्ट एक्सपेंस खोलोगे, तो अब आपसे अभी तक नहीं पूछ रहा था, जैसे ही वो आप ये वाला स्टेप 1 पूरा करके आए हो ना, अब हर लेजर में आपसे पूछेगा टीडीएस एप्लीकेबल और नॉट। तो अब कोई भी समझदार बच्चा क्या करेगा? टीडीएस एप्लीकेबल और नॉट को क्या करना है? नॉट एप्लीकेबल, जान छूट जाएगी, है ना। ऐसा ही तो करना है, नॉट एप्लीकेबल जान छूट जाएगी। नहीं, एप्लीकेबल करना है। अगर टीडीएस कटता है तो एप्लीकेबल करना है। टीडीएस एप्लीकेबल पूछेगा आपसे तो क्या कहोगे? यस, ठीक है। फिर उसके नीचे पूछेगा आपसे कैटेगरी, यहाँ पे आपको कैटेगरी क्रिएट करके आनी है। तो आपको ये कैटेगरी टीडीएस एप्लीकेबल यस करना है। उसके बाद वो कैटेगरी पूछेगा, नेचर पूछेगा, कैटेगरी को ऑल्ट सी से क्रिएट कर लेना। ईआरपी में आप ऑल्ट सी करोगे, प्राइम में क्रिएट का बटन आता है, तो वहाँ से क्रिएट पे जाके टिक करोगे तो नई ऑप्शन खोल देगा। अब आपको यहाँ पे लिखना है टीडीएस ऑन, इस वाले के एग्जांपल को लूँगा तो रेंट लिख लो या जो भी खर्चा होगा वो, है ना, रेंट। मैं सेक्शन आपको जानबूझ के बार बार लिखवा रहा हूँ कि आपको याद हो जाए। 194 आई है ना। जब आप ये करोगे तो अब वो पूछेगा डिटेल, लिमिट पूछेगा आपसे, है ना। तो आपको इसकी डिटेल भी डालनी है। जब आप इसकी डिटेल डालोगे तो रेंट की डिटेल देखो, अभी हमने बोला कि 2,40,000 रुपये साल के होंगे तो टीडीएस कटेगा, ठीक है। लेकिन आपको ये भी बोला था मैंने कि अगर आपके पास रेंट एग्रीमेंट ऐसा है, एविडेंस है कि टीडीएस कट ही जाएगा, तो आपको टीडीएस कब काटना है? पहले महीने से। अगर आपको रेंट एग्रीमेंट, मान लीजिए 1 अप्रैल को रेंट एग्रीमेंट हुआ और 25,000 रुपये पर मंथ का रेंट है, तो साल में 3 लाख हो गए, टीडीएस कटेगा ही कटेगा। तो अब आप इसे बोल के आओगे 2,40,000, तो ये क्या करेगा? जब तक 2,40,000 नहीं हो जाएगा तब तक टीडीएस नहीं काटेगा। तो आपको ऐसे केस में जहाँ पे आपको थोड़ा सा गुणा भाग लगाना पड़ेगा। गुणा भाग लगाने का मतलब कि फ्लैट लिमिट नहीं है, लिमिट बहुत देर बाद पार हो रही है, लेकिन मंथली हमें एविडेंस पता है कि लिमिट पार हो जाएगी। जैसे इंटरेस्ट है, इंटरेस्ट में 5,000 के ऊपर लिमिट पार होती है,
लेकिन मान लीजिए आप 600 रुपये पर मंथ का इंटरेस्ट देते हो, तो कब होगी? करीब 9 महीने के बाद, है ना। 5400 जब 9th किस्त दोगे तब 5400 रुपये होगा, तब 5000 के, तब वहाँ पे जाके TDS काटोगे। तो ऐसे केस में जहाँ पे लिमिट लेटर स्टेज में पास हो रही है, क्रॉस हो रही है, लेकिन आपको पता है क्रॉस हो जाएगी, आज ही पता है, तो आपको क्या करना है, जब लिमिट डालने जाओगे तो आपको CTRL कंट्रोल I करना है, हिस्ट्री कंट्रोल प्लस I, यहाँ पे आएगा TDS हिस्ट्री, आपके वहाँ पे प्राइम में लिखा होता है TDS हिस्ट्री, ठीक है। TDS हिस्ट्री में आके आओगे तो वहाँ पे आके डिटेल पूछेगा आपसे, कब से लगेगा? 1 अप्रैल से, अभी विंडो खोल के दिखाऊंगा आपको, है ना। कब से लगेगा? 1 अप्रैल से। सेक्शन कौन सा है? 194 I। अब वो पूछेगा मंथली लिमिट, सिंगल बिल के लाके डालना है, मंथली रेंट कितना है, सिंगल बिल के वहाँ पे आएगा सिंगल लिमिट और थ्रेशोल्ड, तो सिंगल के आगे क्या देखना है? मंथली रेंट। मेरा मंथली रेंट कितना है? 25,000, है ना। अभी एग्जाम्पल लेके जाना है 25,000, तो मैं लिमिट करूँगा 24,000 कि 24,000 के बाद काटना है ना उसने TDS। वो लिखता है सिंगल बिल कब तक नहीं काटना है, यानी कि 24,000 तक TDS मत काटियो, 25,000 से TDS काट लियो। तो जैसे ही मैं पहली एंट्री 25,000 रुपये की बुक करूंगा तो वो क्या करेगा? TDS काट लेगा। सिंगल लिमिट 24,000, थ्रेशोल्ड 2,40,000, बीच में रेट पूछेगा, इंडिविजुअल का रेट कितना है, रेंट का इंडिविजुअल का रेट कितना है TDS काटने का, इंडिविजुअल का रेंट का TDS काटने का लिमिट कितना है। अगर मान लो NIFM ने मिस्टर A से प्रॉपर्टी, मिस्टर, दोबारा सुनते हैं, दोबारा बोल रहा हूँ, ये XYZ कंपनी ने मिस्टर A से कोई प्रॉपर्टी, दुकान, मकान, ऑफिस किराए पे लिया। ये XYZ कंपनी जिसका हम असाइनमेंट कर रहे हैं, उसने मिस्टर A से एक दुकान किराए पे ली जिसका किराया है 25,000 रुपये पर मंथ। TDS कटेगा, ये बात तय है। मिस्टर A कौन है? इंडिविजुअल। मिस्टर A का TDS किस रेट से कटना है? 5 कहाँ पढ़ा आपने मिथिलेश? IB में, वहाँ तो किराए पे लेने वाला आदमी भी इंडिविजुअल है, वो तो सैलरीड एम्प्लॉय है। सैलरीड एम्प्लॉय की टैली में एंट्री करते हो आप? किसी सैलरी वाले अकाउंटेंट हायर करा आज तक? नहीं करा। साल के लास्ट में बोलते हैं मेरी रिटर्न भर दो, और कुछ लोग वो भी भर लेते हैं आजकल, क्योंकि थोड़ी आसान हो गई तो वैसे भी भर लेते हैं, लेकिन अकाउंटेंट कोई हायर करता है? नहीं, अकाउंटेंट हायर नहीं करता। तो 5% उसके लिए है जो सैलरीड एम्प्लॉय है, जिसका रेंट भी 50,000 रुपये पर मंथ से ज़्यादा होना चाहिए। तो 25,000 की बात हो रही है। दो चीज़ें कंफ्यूज मत करो, IB और I को कंफ्यूज मत करो। I अलग है, IB अलग है ना। हम IB की बात ही नहीं करेंगे पूरे असाइनमेंट में, आप भूल जाओ। IB आपको पढ़ाया भी था, ये भूल जाओ। IB की कोई एंट्री नहीं मिलेगी। IB वाला अकाउंटेंट ही नहीं रखता ना, एंट्री कैसे करोगे आप? कोई भी सैलरीड आदमी अकाउंटेंट रखता ही नहीं। क्या मंथली अकाउंटेंट होता किसी सैलरी वाले? क्या अकाउंट इनकम टैक्स ही नहीं कहता बुक। एक खाली TDS की एंट्री करने के लिए मंथली अकाउंटेंट रखेगा कि भाई अकाउंटेंट तो मेरे आ जाएगा, TDS जमा करे। और वो TDS भी कब जमा करना है? साल में एक बार जमा कराना है ना, साल में एक बार जमा कराना है। तो कौन अकाउंटेंट हायर करेगा? तो उसकी IB तो भूल जाओ कि कुछ था, है ना। बस याद रखना जब IB जैसी कोई सिचुएशन आ जाए तो आपको कंट्रोल I करके हिस्ट्री में डिटेल डालनी है। डिटेल पूछता है डेट, सेक्शन, TDS की सिंगल लिमिट मैं लिखूंगा 24,000, क्योंकि TDS कटना चाहिए 24,000 के ऊपर। 25,000 से TDS काटना चालू कर देगा। एक्ट में कहीं 24,000 नहीं लिखा है, मैं फिर बता रहा हूँ। एक्ट में तो 240 ही लिखा है, लेकिन मैं क्या चाहता हूँ कि हर महीने ही TDS कट जाए, नहीं तो वो 2,40,000 पूरे होने के बाद काटेगा। करीब 8 महीने तक TDS ऐसे ही चलता रहेगा आपका, है ना। 25, 28, 205, बल्कि 9 महीने तक भी ऐसे चलेगा। 10वें महीने जाकर 2.5 लाख होता वहाँ जाकर TDS काटेगा, तो फिर वहाँ गड़बड़ हो जाएगी। तो हम चाहते हैं कि TDS हर महीने कट जाए, क्योंकि लिमिट पार है, पहले लिमिट पार हो जाएगी, हमें एविडेंस से पता है। तो हम इसलिए इसकी थोड़ी सी सेटिंग चेंज कर लेते हैं। तो कंट्रोल I करके आपको TDS की हिस्ट्री खोलनी है। 194C में भी खोलनी है। 194C में क्यों क्लिक करनी है? 194 कंट्रोल I से हिस्ट्री क्यों खोलनी है 194C में, बता सकता है कोई? वहाँ तो बाय डिफॉल्ट एक्ट में 2 लिमिट दी हैं, सिंगल बिल 30,000, थ्रेशोल्ड 1 लाख, है ना। 94C में तो कंट्रोल I करना ही करना पड़ेगा, क्योंकि वहाँ एक्ट में 2 लिमिट दी हुई हैं। इसके अलावा पूरे एक्ट में कहीं 2 लिमिट नहीं है, केवल 194C में 2 लिमिट है। ये लिमिट तो हम अपने आप बना रहे हैं, अपनी फैसिलिटी के लिए बना रहे हैं, टैली के किसी एक फीचर का यूज कर रहे हैं हम उसके लिए। तो आप ये डेबिट साइड का काम कंप्लीट हो चुका है। एक्सपेंस क्रिएट करा, ग्रुप बनाया, TDS एप्लीकेबल कराया, TDS का नेचर और कैटेगरी क्रिएट करी, थ्रेशोल्ड लिमिट डाल दी, ये सारे काम कर दिए। अब जर्नल में आ गए, आपने डेबिट साइड पूरा कर दिया। हटा दूं? यहाँ तक किसी को डाउट तो नहीं है? नहीं। ठीक है, अब डेबिट वाला पोर्शन चला गया। अब आप क्या करोगे? क्रेडिट में आपको यहाँ पे बाय डिफ़ॉल्ट पार्टी का नाम ही लिखना पड़ेगा।
पार्टी लेजर ही क्रिएट करना पड़ेगा। क्रेडिटर का लेजर इसे कहते हो आप ना। पार्टी लेजर क्यों क्रिएट करना पड़ेगा बता सकते हो? क्योंकि जितने सामान लेंगे एटलीस्ट उसका नाम तो देंगे ना। हम लोग नहीं, entry उसका नाम तो मैं नहीं- इसके लिए कर रहे हैं। नहीं, आपकी बात ठीक कह रहे हो, उसका नाम मैं नीचे भी तो 2 से ज़्यादा चीज़ें भी तो क्रेडिट कर सकता हूँ। मुझे क्रेडिट अभी TDS पेबल भी करना है ना, एक लाइबिलिटी भी साथ साथ क्रिएट करनी है इसी वाउचर में, TDS पेबल अंडर सेक्शन 194I वाला। अभी हम आई की बात पढ़ के आए हैं ना, 194I, ये 2 चीज़ क्रेडिट करनी है ना मुझे। तो मैं यहाँ पे लिख के आया हूँ रेंट अकाउंट डेबिट 25,000 रुपये। अब मुझे पता है हर महीने TDS कटना है, तो 2,500 रुपये का TDS कटेगा, 22,500 उसको चेक देना मुझे किराए का, यही तो एंट्री करूँगा मैं। तो मैं इसको ऊपर भी तो लिख सकता हूँ, नहीं लिख सकता हूँ, लेकिन मैं आपको कह रहा हूँ बाय डिफ़ॉल्ट आपको पार्टी नेम ही लिखना पड़ेगा। ऐसा क्यों, कोई बता सकते हो लॉजिक, कोई रीज़न होगा इसके पीछे? हाँ बच्चा, पार्टी का TDS काट रहे हैं, लेकिन ठीक है, अगर मैं TDS पहले ले जाऊंगा तो क्या होगा? TDS काटने के लिए मुझे इस आदमी का क्या चाहिए? पेन नंबर। अगर ये पेन नंबर नहीं देगा तो TDS कितना काटना पड़ेगा मुझे? 20% काटना पड़ेगा। तो जब मैं पार्टी का नाम क्रिएट करूंगा और टैली को बताऊंगा इसका पेन नंबर मेरे पास है, इसका पेन नंबर वहाँ डालूंगा, तभी वो 194I का जो कैटेगरी क्रिएट करके आएगा वो वाला रेट लेकर आएगा। अगर आपने पेन नंबर नहीं डाले तो ऑटोमेटिकली 20% काट लेगा, आपको पता भी नहीं लगेगा क्या हुआ। ठीक है ना? तो आपको पहले पार्टी क्रिएट करनी है ताकि उसका पेन नंबर दे सको डिपार्टमेंट, इसको टैली को, इसका पेन नंबर दोगे। प्लस अगर यही लेजर 194C का है तो आपको स्टेटस भी देना है, इंडिविजुअल है, HUF है, कंपनी है, फर्म है, क्योंकि 194C में कंपनी और फर्म का TDS 2% है और इंडिविजुअल HUF का 1% है। तो इसलिए जब आप जर्नल की एंट्री करोगे तो पहले आपको पार्टी का नाम लिख के आना पड़ेगा, है ना, पार्टी का नाम ही लिख के आना पड़ेगा। पार्टी का नाम से आप उसका स्टेटस बताते हो, उसका पेन नंबर बताते हो। अगर उसके पास पेन नंबर नहीं होगा टैली 20% TDS काट लेगा, क्योंकि टैली को बाय डिफॉल्ट ये पढ़ाया हुआ है हमने कि अगर किसी के पास पेन नंबर ना मिले तो 20% TDS काट लेना हो। तो टैली के बस वो पहले से सॉफ्टवेयर में प्लानिंग है वो, है ना, सॉफ्टवेयर में प्रोग्रामिंग करी हुई है। तो पेन नंबर नहीं डालोगे तो बाय डिफॉल्ट 20 काट लेगा। तो पेन नंबर डालने के लिए पहले पार्टी का नाम ही क्रिएट करना पड़ेगा। पार्टी का स्टेटस भी, हालांकि पार्टी का स्टेटस 194C के अलावा कहीं नहीं चाहिए होता, लेकिन क्योंकि टैली में वो फील्ड है तो सब जगह एसोसिएट करके आनी पड़ेगी। फ़र्क तो केवल 194C में पड़ता है स्टेटस से, इंडिविजुअल, HUF, कंपनी और फर्म का, लेकिन आपको स्टेटस बता के हर एक में आना पड़ेगा और पेन नंबर भी सब में डालना पड़ेगा। ठीक है, अब आपने ये वाला स्टेप भी पूरा कर दिया, ये वाला स्टेप पूरा कर दिया, ये वाला स्टेप पे आ गए। अब आपने क्या, पार्टी का नाम लिखा, इसका ग्रुप क्या बनाओगे? इस पार्टी का ग्रुप क्या बनेगा? लैंडलॉर्ड का ग्रुप क्या बनेगा? क्रेडिटर। पक्का? चलो ठीक है, क्रेडिटर, ठीक है, ठीक है, क्रेडिटर हो गया। इसका एड्रेस डालना, डाल दो। पेन नंबर जरूर डालना, पेन नंबर नहीं डालोगे तो TDS 20% चला जाएगा। ये वाली बात खत्म हो गई। अब यहाँ पर आ गए, अब ये वाला मास्टर भी क्रिएट करना है, क्योंकि टैली के पास TDS पेबल का लेजर कोई है। अगेन Alt+C करोगे, TDS पेबल, इसका ग्रुप बनाओगे अब ड्यूटीज एंड टैक्सेस। इसका ग्रुप अलग से लिख रहा हूँ, बाकी का ग्रुप तो आपको पता ही था, ड्यूटीज एंड टैक्सेस। इसके ये पूछेगा कौन सा वाला टैक्स, तो इसके अंदर जब आपके पास GST भी इनेबल होगा तो GST, TDS और अदर्स आएगा, तो क्या लेना? TDS, है ना, तो TDS आ जाएगा। TDS डालोगे तो फिर इसके पूछेगा कैटेगरी। कैटेगरी कौन सी? जो अभी इससे पीछे वाले में आप क्रिएट करके आए थे। यहाँ एक्सपेंस बनाते हैं, मैं कैटेगरी क्रिएट करके आया हूँ ना, एक्सपेंस बनाते हैं, मुझे एक्सपेंस पे TDS पेबल अंडर सेक्शन 194I वाली कैटेगरी क्रिएट करके आया हो ना, वही कैटेगरी यहाँ पे लिंक करानी है, दोबारा नहीं खोलनी है। वही कैटेगरी आपको वहाँ दिखेगी, वो वहाँ से यहाँ लिंक करा देना है कि ये लाइबिलिटी 194I की है ना। तो अब आपको सेक्शन वाइज लाइबिलिटी नोट करनी है और ये कैटेगरी वही है जो पहले क्रिएट करी है, ऑलरेडी क्रिएटेड कैटेगरी को लिंक करना है। जब आप इसे लिंक कर दोगे तो आपकी एंट्री सेव हो जाएगी, खत्म हो जाएगी। इसके बाद क्या है? नरेशन बची इसके बाद तो, है ना, जो हम लिखते नहीं है मैक्सिमम केस में, लिखनी चाहिए। नरेशन आपको लिखने की आदत डालनी पड़ेगी, है ना। देखो, आप ट्रेनिंग में ऐसे सीखो कि जैसे आप रियल टाइम पे काम कर रहे हो, फिर रियल टाइम में चीज़ें तंग नहीं करेंगी, है ना। आप ये सोचते हो ट्रेनिंग में, कई मैंने बच्चे ऐसे देखे हैं, बंदे इस बैच के बच्चे तो नहीं देखे मैंने, पता नहीं एंट्री, क्योंकि इस बैच के बच्चे एंट्री करके नहीं भेज रहे, तो इसलिए मुझे पता ही नहीं क्या कर रहे हैं। कई बच्चे ऐसे लिखते हैं, मान लीजिए यहाँ पे लिखा है SK एंड कंपनी, मास्टर क्रिएट कर रहे हैं, SK बस बहुत है, एंड कंपनी तो सर के पास टाइम बहुत था इसलिए उन्होंने इतना नाम लिख दिया, हमारे पास इतना टाइम कहाँ है।
तो ये गलत आदत है, ये आदत हमेशा ख़राब रह जाएगी आपकी ना। आप ये मान के चलो आप रियल टाइम एनवायरनमेंट में काम कर रहे हो, अगर एसके एंड कंपनी असाइनमेंट में लिखा है तो अच्छा मैं भी तो एसके लिख सकता था ना, और मैं तो आपसे भी ज़्यादा कामचोर हूँ। मैं तो एक पार्टी का नाम 1 डॉट, दूसरे का नाम 2 डॉट, 3 डॉट, मैं तो आपसे भी ज़्यादा कामचोर आदमी हूँ। आपसे ज़्यादा पहले इस काम को कर चुका हूँ, इतना थक चुका हूँ ये काम करके। अगर मैं आलसपन नहीं मांगूंगा तो मैं तो 1 डॉट, 2 डॉट, 3 डॉट या सीरियल नंबर 1, सीरियल नंबर 2, सीरियल नंबर 3 डालना शुरू कर दूंगा। तो ऐसा मत करो कि मैं आपसे ज़्यादा कामचोरी पे आ जाऊँ, थोड़ी सी मेहनत करना सीखो, है ना। आपका प्रोफेशनल लाइफ अच्छी रहेगी, मैं अपने एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ। ये देखो हमेशा कभी कभी दूसरे की बात मान लीजिए ना, और वो भी अगर एक्सपीरियंस ज़्यादा हो सामने वाले के पास। तो मैं अपने प्रोफेशनल एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ कि जितना अच्छा काम करोगे उतना ज़्यादा सुकून में रहोगे, उतना ज़्यादा आपको सिरदर्दी कम होगी। अगर एस के नाम के 3 हो गए ना, फिर ढूंढते रहना कौन सा वाला एस के आपका था। पहली बात तो सेम एस के नाम से 2 खोलेगा नहीं, हुआ ना। सुरेश कुमार 2 हो गए तो इसलिए आपको प्रॉपर नाम लिखना है, प्रॉपर नाम लिखना है ना। फिर भी अगर 2 सुरेश कुमार हो गए तो उसका फिर कोई आइडेंटिफाई, सुरेश कुमार दिल्ली, सुरेश कुमार नोएडा, ऐसे लिख लो, है ना। सुरेश कुमार दोनों और ज़्यादा किस्मत खराब थी, दोनों जनकपुरी के हो गए, है ना। तो सुरेश कुमार जनकपुरी, सुरेश कुमार कुछ नहीं, ऐसे करना पड़ेगा। और क्या, ऐसा हो जाता है, एक ही नाम के 2 क्लाइंट आ जाते हैं, क्या करोगे, डालना पड़ेगा ना कहीं तो आइडेंटिफिकेशन लिखनी है, तो आप करना पड़ेगा। लेकिन आप लिखिए एस के जा रहे हो, पता ही नहीं सुरेश कुमार था, सुदेश कुमार था और सोमेश कुमार था, तो वो काम खराब है, वो वाली आदत मत डालना। ये हो गया कंप्लीट।